वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के बारे में हम सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिजनेस भी एनालाइज करेंगे, फंडामेंटल्स मींस फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे और इसका टेक्निकल भी चेक करेंगे। तो जब सारी बातों हम कर रहे हैं तो यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की आपको ओपिनियन नहीं है, सजेशन नहीं है। मेरा पर्पस यहाँ पर इस वीडियो को एजुकेशनल रूप में बनाने का है कि किसी भी स्टॉक में बाइंग करने से पहले हमें किस तरीके से बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए, कैसे फाइनेंशियल्स देखने चाहिए और कैसे टेक्निकल्स देखने चाहिए, जिससे बाय करने के बाद अगर एडवर्स सिचुएशन के चलते स्टॉक प्राइस नीचे भी आ जाए तो हमारे पास रीजंस हो कि हमने इसको बाय क्यों किया था। सेकंड, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ठीक 7 बजे एवरीडे एक न्यू वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम सब मिलकर अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बार बिजनेस देखते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। बिजनेस के लिए मैंने यहां पर सबसे नीचे गया और नीचे जाकर इनकी एक पीपीटी मैंने ओपन की जो मार्च 2022 की है। और इस पीपीटी में नीचे सारी डिटेल्स इन्होंने यहां पर दी हुई हैं कि इनका मेन बिजनेस क्या है। मेन बिजनेस बेसिकली इनका फाइनेंस का है। ये गोल्ड फाइनेंस में है और गोल्ड फाइनेंस में जो इनकी मेन रेवेन्यू भी है, लोन एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में सबसे ज्यादा है 5,80,000 मिलियंस, यानी कि 58,000 करोड़ रुपीस। एंड होम फाइनेंस में सिर्फ और सिर्फ 1400 करोड़ रुपीस हैं। बाकी सारा स्मॉल है, बहुत ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। माइक्रो फाइनेंस भी है और लेकिन मुथूट फाइनेंस लिमिटेड मेन है। इसका मेन बिजनेस हमारा लोन अगेंस्ट मींस लोन अगेंस्ट गोल्ड लोन है। और इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वी कैन सी ब्रांड एम्बेसडर इज अमिताभ बच्चन एंड टू लेडीज फ्रॉम साउथ। आई थिंक मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन एनीवेज यहां पर हम एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो क्या है कि ये कंपनी बाकी कंपनीज से कैसे डिफरेंट है, जो बाकी कंपनीज सेम एनबीएफसी बिजनेस में हैं। तो यहां पर अगर हम पीयर ग्रुप में जाने लगे तो इससे हमें काफी क्लैरिटी आ जाएगी। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड, बजाज होल्डिंग, चोलामंडलम, एचडीएफसी एएमसी, मुथूट फाइनेंस एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट। बेसिकली कहने को तो ऐसा होता है कि ये सारी ही कंपनीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, यानी कि लोन देने का काम करती हैं और बैंकिंग कंपनीज नहीं है। लेकिन अगर इनको डिटेल में डिस्कस किया जाए तो सारी ही कंपनीज अलग अलग बिजनेस में हैं। जैसे बजाज फाइनेंस का क्या काम है? बजाज फाइनेंस का मेन काम है यहां पर कंज्यूमर फाइनेंस करना, यानी कि नो लोन ईएमआई, जो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम टीवी परचेज करने जाते हैं तो टीवी परचेज कर सकते हैं, उसकी ईएमआई बन जाएगी। उसकी ईएमआई बनने के यहां पर जो कॉस्टिंग आएगी इंटरेस्ट की वो जीरो होगी। तो इसको फंड कौन करता है? इसको शायद फंड जो सेलर है वो करता है। सेलर कौन? जिसका टीवी है वो फंड करता है। तो डिस्काउंट देने के बदले एक छोटा सा इंटरेस्ट का उनको बेनिफिट दे दिया और इससे सेल्स भी बढ़ गई, एक एहसान भी हो गया और बिजनेस मॉडल भी यहां पर रन हो गया। और बजाज फाइनेंस को भी एक सेफ्टी आ गई कि पैसा किससे आना है? पैसा अपना जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उससे आना है। तो अलग अलग तरह के हैं इनमें भी कॉन्सेप्ट। लेकिन सो बजाज फाइनेंस किन लोगों को फाइनेंस करता है? बजाज फाइनेंस जनरली उन लोगों को फाइनेंस करता है जो स्किल्ड लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट में हैं, जो एम्प्लॉइज हैं। और बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी भी है, साथ में इसमें इंश्योरेंस बिजनेस है। तो क्योंकि ये इंश्योरेंस बिजनेस कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस से बिल्कुल अलग है तो ये भी बिल्कुल अलग हो जाता है। एसबीआई कार्ड ये क्रेडिट कार्ड कंपनी है तो ये भी बिल्कुल अलग हो जाती है। बजाज होल्डिंग इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। सो दिस इज ए डिफरेंट होल्डिंग कंपनी। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस ये कुछ कुछ इसी तरह का है। लेकिन एचडीएफसी एएमसी ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट ये बेसिकली कमर्शियल व्हीकल्स को यहां पर फाइनेंस करती है। तो मुथूट फाइनेंस किसको फाइनेंस करती है? मुथूट फाइनेंस अनस्किल्ड लोगों को सबसे ज्यादा यहां पर फाइनेंस करती है। वो किस तरीके से? क्योंकि जो लोग स्किल्ड हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो कहां से लोन ले सकते हैं? वो पर्सनल लोन ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं। बैंक उनको उनकी सैलरी स्लिप के बेस पर, उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बेस पर लोन दे देता है। जो कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स को सीधा बैंक लोन दे देता है उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के बेस पर। लेकिन जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आते हैं किसी काम की तलाश में, उन लोगों के पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। उनके पास गिरवी रखने के लिए जो एक मूवेबल एसेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी ज्वेलरी होती है, जिस ज्वेलरी को वो प्लेज करके मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनी से लोन ले सकते हैं। और यहां पर आकर इनिशियल डेज में जो सेटल होने के लिए पैसा चाहिए होता है, उस पैसे को यहां पर ले सकते हैं। तो
यहां पर मुथूट फाइनेंस जनरली उन लोगों को फाइनेंस करता है जो एम्प्लॉइज नहीं है, और अगर एम्प्लॉइज हैं तो स्किल्ड एम्प्लॉइज नहीं है, और अगर वो स्किल्ड एम्प्लॉइज भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी उस कैटेगरी को फाइनेंस होता है मुथूट फाइनेंस की तरफ से, जिनका पर्सनल लोन भी पूरा हो चुका है, जिनका होम लोन भी पूरा हो चुका है, जो डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं, और उनके पास कोई चारा नहीं बचता यहां पर अपने घर की ज्वेलरी को रखने के अलावा। तो मैं यही चीज भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा टाइम किसी के पास नहीं आए, लेकिन क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही चलती है और यहां पर ज्वेलरी को रखकर लोन लेना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। और मुथूट फाइनेंस का बिजनेस इसलिए ग्रो लगातार करता जा रहा है क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के केस में वहां पर उतने अच्छे सिविल के ट्रैक रिकॉर्ड्स नहीं होते और अपने पास उतना बैकअप नहीं होता कि पर्सनल लोन मिल सके या बिजनेस लोन मिल सके। तो ज्वेलरी को रखकर यहां पर लोन लेना एक सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जरूरी हो जाता है, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में, उनके लिए होता है। तो क्योंकि अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है तो यहां पर ये लोन भी यहां पर इनका बिजनेस बढ़ता जाएगा। इस बिजनेस को बढ़ते हुए देखने के लिए एक चीज और हम देख सकते हैं कि अभी फिलहाल इन्होंने 150 न्यू ब्रांचेस ओपन करने के लिए परमिशन भी ली है, परमिशन फॉर ओपनिंग न्यू ब्रांचेस फॉर 150 ब्रांचेस। वी विश टू इन्फॉर्म दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड परमिशन फॉर ओपनिंग 150 न्यू ब्रांचेस फॉर द कंपनी वाइड कम्युनिकेशन डेटेड जुलाई 1st 2022। तो ये लगातार एक्सपेंशन मोड में है। नाउ अब इस बात को एक बार देखते हैं कि इनके एनपीएस होने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि डिटेल में एक बार समझ लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अच्छी बात क्या है, एक बार एक सेक्टर की एक कंपनी को डिटेल में समझ लिया तो बाकी सारी कंपनीज का बिजनेस भी सेम ही होता है, तो वो आसानी से समझ में आ जाता है। तो यहां पर जब हम जाते हैं मेन, हम यहां पर देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड गोल्ड लोन्स के मेन बिजनेस में है। उसके बाद हम नीचे आते हैं और इन्होंने एक इंफॉर्मेशन यहां पर स्लाइड्स के रूप में दी हुई है, मैं आपको लेकर चलता हूं। यस, तो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन है कि लोन एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 5,80,000 मिलियंस। तो मिलियंस को करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ यहां से लास्ट की एक फिगर को हटा दें तो हमारा ये करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है। सो लोन इन्होंने कितना दिया हुआ है, इन्होंने लोन दिया हुआ है 58,000 करोड़ का। नाउ 58,000 करोड़ का जो लोन दिया हुआ है इसकी सेफ्टी क्या है, तो गोल्ड लोन का जो बिजनेस है ये इतना सिक्योर बिजनेस है कि यहां पर एनपीए होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, और इसीलिए ये बिजनेस यहां से ग्रो करता गया है। और अनफोर्सीन मींस अनफॉर्चुनेट टाइम पर भी इन बिजनेस के ऊपर उतना इंपैक्ट नहीं आया। तो इसके अगेंस्ट इनके पास कितनी एसेट्स हैं जो गिरवी रखी हुई हैं, जो लोगों ने गिरवी रखी हुई हैं, इसके पीछे की सिक्योरिटी क्या है, तो यहां पर इन्होंने फिगर दिखाई हुई है 187 टन ऑफ गोल्ड ज्वेलरी इन्होंने अपने पास यहां पर गिरवी रखी हुई है। सो 187 टन ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। अभी कितनी ज्वेलरी है, हम एक चीज मानकर चलते हैं कि जो गोल्ड ज्वेलरी होती है वो 22 कैरेट में बनती है, वो 24 कैरेट में जनरली नहीं बनती। और 22 कैरेट की, क्योंकि यहां पर 187 टन ऑफ गोल्ड ज्वेलरी लिखा हुआ है, यहां पर ये मेंशन नहीं है कि 187 24 कैरेट गोल्ड, यहां पर ये चीज मेंशन नहीं है। सो 187 को हम अगर कन्वर्ट करने लगे एक बार, तो यहां से मैं आपको थोड़ा सा इसको बिग कर देता हूं जिससे दिखना थोड़ा सा आसान हो जाए। सो 187 टन का मतलब है 187,000 केजी, और 187,000 केजी को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करके 24 से डिवाइड करते हैं, 22 कैरेट का यहां पर कन्वर्ट 24 कैरेट में इसको कन्वर्ट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, बेसिकली 187,000 टन इन्होंने रखा हुआ है, जो हो सकता है 22 कैरेट की हो। तो यहां पर इसकी जो वेटेज है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो यहां से इसको 24 से डिवाइड करके 22 से मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा 17,000 यानी कि इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1,71,416। ये 24 कैरेट में यहां पर कन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके से। अब ये 171,000 किलोग्राम है, और इसको अगर हम यहां पर कन्वर्ट करने लगे कि कितने रुपीस की है, तो 1 केजी का रेट अगर हम 50 लाख रुपीस मानकर चलने लगे, सो 50 लाख का मतलब होता है यहां पर ½ करोड़ रुपीस। 0.5 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हमारी कैलकुलेशन आ जाती है 85,708। तो इस कैलकुलेशन को आप आराम से समझ सकते हो। 187 टन का इनके पास गोल्ड है, जिसको मैंने यहां पर केजी में मेंशन कर लिया, 187,000 केजी।
उसको 24 कैरेट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ज्वेलरी जनरली 22 कैरेट में होती है, और उसको कन्वर्ट करने के बाद में उसको हाफ करोड़ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 केजी का गोल्ड का रेट हाफ करोड़ के आसपास है। तो कुल मिलाकर इनके पास जो गोल्ड सिक्योरिटी के रूप में रखा हुआ है वो 85,000 करोड़ का रखा हुआ है। और 85,000 करोड़ के अगेंस्ट इन्होंने कितना लोन दिया हुआ है? इन्होंने लोन दिया हुआ है 58,000 का। अब तो यहां पर इनके पास जितना इन्होंने लोन दिया हुआ है उससे बहुत ज्यादा गोल्ड इनके पास एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ है। तो ये बिजनेस यहां पर सेफ नजर आता है। तो यहां पर ग्रोथ नजर आती है, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, रूरल एरिया से अर्बन में आते रहेंगे। दे आर ओपनिंग मोर ब्रांचेस, दे हैव गॉट द परमिशन। यहां पर लोन इनका सिक्योर है। और अगर हम बात करने लगे पास्ट में कि कितनी स्पीड से इस कंपनी ने ग्रो किया है, तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर चले जाते हैं। यहां से हमें पता चल जाएगा कि इनकी रेवेन्यू किस स्पीड से इंक्रीज हुई है। देयर हैज नॉट बीन इवन ए सिंगल ईयर जब इनकी रेवेन्यू कम हुई हो, लगातार इनकी रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करने लगे तो एवरी ईयर इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। लास्ट 2 इयर्स में इनका नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा है? ऑलमोस्ट 30%। उससे पहले 2 इयर्स में इनका नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा था? दिस इज ऑलमोस्ट 90% की यहां पर ग्रोथ आई थी। उससे पहले 2 इयर्स में कितना बढ़ा था? तो 1800 करोड़ का नेट प्रॉफिट से 3100 करोड़ का नेट प्रॉफिट, यानी कि ऑलमोस्ट मींस 60-70% के आसपास इनका ग्रो हुआ था। और 1200 से 2000, दिस इज अगेन मोर देन 50%, 60% के आसपास ये भी ग्रो हुआ। तो लगातार एवरी 2 इयर्स में इनका नेट प्रॉफिट 50% के आसपास बढ़ जाता है। अमेजिंग ग्रोथ है, यानी कि 25% के आसपास की CAGR निकल कर आती है प्रॉफिटेबिलिटी में। हम यहां पर इस चीज को देख भी सकते हैं कि 5 इयर्स की जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो CAGR में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 27%, 3 इयर्स में 25%। तो बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जिनका नेट प्रॉफिट 25% प्लस से एवरी ईयर इंक्रीज होता हो। तो अगर ये सेम पी रेशियो जो अभी है उसको मेंटेन भी कर पाए, तो जिस स्पीड से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ता है उसी स्पीड से यहां पर इनका शेयर प्राइस बढ़ सकता है। लेकिन यहां पर उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ते हुए क्यों नजर आता है? उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है? एक बार टेक्निकल्स में जाने से पहले एक बार यहां पर फर्दर कुछ रेशियोज चेक कर लेते हैं। स्टॉक पी इज 10, जस्ट 10 के पी पर ये वापस से आ गए हैं। डिविडेंड भी देते हैं 2% का, लेकिन 2% का डिविडेंड बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होता। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी इज 23.4%। और ये बाकी कंपैरिजन में जो एनबीएफसी कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में कितना है, थोड़ा सा यहां पर कंपेयर करते हैं। सो रिटर्न ऑन इक्विटी इज द हाईएस्ट अमंग द हाईएस्ट इन ऑल दीज एनबीएफसी कंपनीज। तो यहां पर 23.38%, इससे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी एएमसी का है जो 27% के आसपास है। अदरवाइज मुथूट फाइनेंस का सेकंड लार्जेस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी है। हम यहां पर बात करते हैं पब्लिक होल्डिंग की। तो पब्लिक होल्डिंग सबसे कम किसमें है? क्योंकि जितना कम पब्लिक होल्डिंग होगा उतना यानी कि बचा हुआ शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो मुथूट फाइनेंस का पब्लिक होल्डिंग यहां पर सिर्फ 4.83% है, जो सबसे कम है बाकी सारी कंपनीज के कंपैरिजन में, यानी कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। यहां पर प्रोमोटर्स के पास कितना है? प्रोमोटर्स के पास इसमें मैक्सिमम हिस्सेदारी है बाकी सबके कंपैरिजन में। उसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो में। पी रेशियो के बात करें तो सबसे कम पी रेशियो है जो 10 का है, यानी कि इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये एक एडेड एडवांटेज रखती है। और इसकी ग्रोथ का सीधा सीधा लिंक है कंट्री के ग्रोथ का, क्योंकि कंट्री की ग्रोथ को लेकर जब भी बातें होती हैं तो रूरल एरिया में जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे अर्बन पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और वही इसका कस्टमर बेस है। तो आने वाले 15-20 इयर्स तक तो यहां पर सीधी सीधी ग्रोथ नजर आती है। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की। अगर हम टेक्निकल्स की बात करने लगे तो फिलहाल इन्होंने पिछले कुछ टाइम में यहां से एक गिरावट दिखाई है, जो यहां पर 44% तक डाउन गया था टोटल मिलाकर। लेकिन अभी थोड़ी सी रिकवरी के बाद ये कितना आ गया है? दिस इज डाउन बाय 39.71%। सो 40% डाउन यहां से इस स्टॉक का हो जाना, विच इज ए ग्रेट कंपनी फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। हम सारी चीजें यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। और ये कब से आना यहां पर नीचे आना शुरू हुआ? फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर 2021। और हमें याद है कि निफ्टी ने अक्टूबर से नीचे आना शुरू किया था। तो इस स्टॉक में जो मेन गिरावट का रीजन है वो कुछ और नहीं है, वो ओवरऑल मार्केट में गिरावट ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जब ओवरऑल मार्केट में गिरावट की वजह से इस तरह की सुपर कंपनी 10 के पी पर वापस से आ जाए तो यहां पर मेरे लिए तो बाइंग बनती है। आप अपने हिसाब से यहां पर समझ सकते हो। तो यहां पर
और कितना मुझे पोटेंशियल नजर आता है, मुझे यहां से सीधा सीधा करंट प्राइस से लेकर मैं लाइफ टाइम हाई तक के लिए भी वापस से ट्रेड करूं तो ये 66% सीधा सीधा खराब प्रॉफिट है। मैं कहता हूं अगर 2 इयर्स भी इस प्रॉफिट को आने में लग गए तब भी हमारे पास जो एनुअल एवरेज है, मैं कंपाउंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, एनुअल एवरेज है वो 33% का बैठता है और सीएजीआर भी यहां पर 28-29% के आसपास की बैठती है, जो अपने आप में अच्छी। लेकिन इसमें एक्चुअल में क्या 2 इयर्स लगने वाले हैं? मेरे हिसाब से इस फिगर को वापस वहीं पर पहुंचने में, इस लेवल को मींस 1035 से लेकर वापस से 1700 तक पहुंचने में मेरे हिसाब से इट विल नॉट टेक मोर देन 1 ईयर। हो सकता है 6 मंथ्स में पहुंच जाए, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, वॉट एवर द पीरियड इज, लेकिन 1 साल में, 1 ईयर में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन अगर उससे ज्यादा भी लगे तब भी इट्स ए बिग मनी। तो यहां पर जब हम सारी चीजों को सोच समझकर काम करते हैं, बिजनेस एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं, उसके रीजन समझते हैं कि क्यों पास्ट में ग्रो किया, क्यों फ्यूचर में ग्रो करेगा, क्यों प्रेजेंट में ग्रो कर रहा है, और उसके बाद में फाइनेंशियल्स कैसे हैं कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी, इसकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बाद परफॉर्मेंस कैसी है, और टेक्निकल यहां पर क्या कहता है कि टेक्निकली स्टॉक प्राइस के नीचे आने के क्या रीजंस थे, क्या वो रीजंस खत्म हो चुके हैं। अगर निफ्टी ने सपोर्ट यहां पर बना ली है तो इसकी सपोर्ट भी अपने आप से बन जाएगी। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।